वेलकम बैक। अब बात होगी दिल की। आज हम एक बहुत ही सरप्राइजिंग टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन लेकर आए हैं आप सबके लिए, क्योंकि हम बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं कि अब लोगों को इवन उनके 30s में या 40s में भी हार्ट अटैक होने लग गया है। और ये एक बहुत ही शॉकिंग बात है। पहले हम हमेशा से ये सुनते थे कि शायद ओल्ड एज में हार्ट अटैक्स होते हैं या हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, बट अब ऐसा क्या चेंज हो गया है जिसकी वजह से यंग लोगों में भी हार्ट डिजीज़ेज़ या हार्ट अटैक्स के बारे में हम सुनना शुरू हो गए हैं। सो उसके लिए हमने एक बहुत ही काबिल पैनल ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनको इनवाइट किया है फॉर दिस पॉडकास्ट, जिसके अंदर हम ये कॉन्वर्सेशन करेंगे और उनके साथ ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से यंग लोगों में भी अब हार्ट डिजीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं और हमें उनको देखने का मौका मिल रहा है। सो मेरे साथ डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी हैं, डॉक्टर उस्मान भट्ट हैं और डॉक्टर आयशा तारिक हैं, और हम इस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी से है कि क्या आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले हमें तकरीबन जो है वो 50s में या 60s में या इवन बियॉन्ड सुनने का मौका मिलता था कि हार्ट डिजीज़ हो रही हैं या हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बट अब ये अचानक 30s और 40s में कैसे आ गई है? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन है आजकल के हमारे बिल्कुल यंग बच्चे ही कहना चाहिए कि उनको दिल के अमराज हो रहे हैं। इसमें 30s तो एक बहुत कॉमन सी बात होगी, 35 साल का नौजवान या जवान बंदा कह ले। 40 साल में तो अब लोग ख़ुद को बूढ़ा कहना शुरू कर देते हैं कि हम 40 साल के बूढ़े हो गए, बिल्कुल। हालांकि किसी ज़माने में 60-70 साल की एज में बूढ़ा कहा जाता था। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है वो हमारा लाइफस्टाइल है कि हम क्या करते हैं कि हम आराम परस्त बहुत हो गए हैं। बेड पे ही सब कुछ करना चाहते हैं, खाना भी हम बेड पे खाते हैं और काम पे जाते हैं तो 10-12 घंटे हम डेस्क पे बैठे रहते हैं। और जब से कोविड हुआ है, उसके बाद जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है और कुछ दुनिया के हालात ऐसे हुए हैं कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो बेड पे बैठ के काम हो जाता है। या अगर डेस्क भी घर में डेस्क भी रखा हुआ है तो 10-10 घंटे डेस्क पे बैठे रहना है। और जॉब जब से जॉब ज़्यादा शुरू हो गई आईटी की, तो डेस्क पे बैठना ही शुरू हो गए हैं लोग। तो आराम परस्ती की वजह से और सारा कुछ बेड पे होने की वजह से हमारे बच्चे या आपके बच्चे जिसके भी, हम चाहते हैं कि बस आराम करें। और इसके अलावा क्या उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो निज़ाम है वो बड़ा स्लो चलना शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक जो सिस्टम है हमारा वो स्लो हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल अर्ली एज में बढ़ना शुरू हो जाता है। होता है कि वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि वो दिल की नालियों में चला जाता है, वहाँ पे जाके उनकी तंगी कर देता है दिल की नालियों की, और उसकी वजह से दिल के आर्जे यानी कि अटैक वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारी आराम परस्ती है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जॉब की और जॉब हमने शुरू कर दिया ना, कि जैसे हमारी एक्टिव जॉब होती थी पहले, क्या करते थे हम, क्या सोचते थे हमारे दौर में कि हम सुबह सुबह उठ के नाश्ते से पहले ही खेलने चले जाते थे। अब क्या होता है जी कि गेम खेलनी है तो मोबाइल भी खेलनी है, और खाना करना है, नाश्ता करना है, वो भी बेड पे कर लेना है। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट हुआ है हमारा, कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अर्ली एज में बढ़ना शुरू हो गया। और वेट इतना नज़र आए या ना आए, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें हमारे पास ज़्यादा होता है। तो ये सबसे बड़ी वजह हमें नज़र आती है। डॉक्टर उस्मान, आपकी तरफ आऊँगी मैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ है उसका कितना किरदार है इनटू दिस के हार्ट डिजीज़ेज़ जल्दी होने लग गई हैं? जैसे डॉक्टर शहजाद ने बात की, देखें ये हैं लाइफस्टाइल चेंजेस जो सारी आई हैं पास को 20 इयर्स के दौरान, के जिस तरह ये एवोल्यूशन हुई है, चेंज हो रहा है, काम करने का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उसी तरह स्ट्रेस भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हर किसी को अपने लेवल का स्ट्रेस है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो हर किसी को अपने हिसाब से एक स्ट्रेस लेवल है। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल लेवल्स है, ख़ास तौर पे कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसकी अमाउंट बहुत बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्ली एज में आपको ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है और इवन डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जो है ये दोनों चीज़ों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो इसके लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें अर्ली एज में आ जाएंगी तो क्या होगा कि बॉडी में जो आर्टीरियल सिस्टम है उसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है। जब वो डैमेज स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर अर्ली हार्ट डिसीज़ का बायस बनती हैं ये चीज़ें। और बिल्कुल हम अभी आगे के क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इनके साइंस को या इसकी प्रिवेंशन को कैसे देख सकते हैं।
बट मैं पहले सवाल करूँगी डॉक्टर आयशा से कि डॉक्टर आयशा, जो हमारी जेनेटिक्स हैं, अगर फैमिली में हार्ट डिजीज़ हैं या हार्ट हेल्थ हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट है कि क्या उसकी वजह से भी लोगों में यंग एज में हार्ट डिजीज़ आ रही हैं, और क्या ऐसे लाइफस्टाइल में आप प्रॉब्लम्स देखती हैं पेशेंट्स के अंदर जिसकी वजह से उनके पास जो है वो हार्ट डिजीज़ जल्दी आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे जेनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट और पिवटल रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक्स में ये है कि आपका जो भी फैमिली में एक डिज़ीज़ कॉमन है, इट इज़ क्वाइट कॉमन कि वो आगे आपके सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में, आगे जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होगी। तो जेनेटिक्स अगर जिस जिस फैमिली में डायबिटीज़ कॉमन है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कॉमन है, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है जिसको हम डिसलिपिडीमियाज, या अगर एक फैमिली में चलती आ रही है तो उसको हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अलार्मिंग साइंस हैं। अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को इन बीमारियों से कोई भी करीब से भी या दूर से भी वास्ता पड़ा है तो उनको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। उनको अपने लाइफस्टाइल में इतनी चेंजेस करनी पड़ेंगी कि हमें इस बीमारी से हत्तुल इम्कान बचा जा सके। वो क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल इजी गोइंग होगी, हर चीज़ इजी टू ग्रैब, इजी टू अटेन। पहले होता था यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट द थिंग्स, अब ऐसा नहीं है। वन टच पे एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, बिल्कुल तो ऐसा ही हो ये रहा है। चीज़ें आपको खुद अपने लाइफस्टाइल को एक तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं है, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या आपका बिल्कुल स्टैटिक स्टेशन पे काम है, तो आप अपने आप को इस तरह करें कि जिम हमने 5 डेज़ अ वीक जिम करना है, 3 डेज़ अ वीक जिम करना है, या कोई एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में हमने अपने आप को इंडल्ज रखना है ताकि हमारी लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट ये ना हो कि हमारे काम की वजह से, बिकॉज वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसी से तो आप अर्न कर रहे अर्न हैं। कर रहे हैं, तो लेकिन अगर जाहिर है आप आपकी हेल्थ भी। लाइफस्टाइल, हाँ। बिल्कुल हेल्थ ऑल्सो कम्स फर्स्ट, प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, लेकिन आपने अर्न भी करना है। क्योंकि आपका ज़माना ऐसे आईटी का ज़माना है तो एवरीबडी इज़ यूजिंग आईटी, ठीक है ना। तो द थिंग इज़ आपने अपने आप को ज़माने के साथ चलाना है, तो यू नीड टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू योर वर्क स्टेशंस या वर्क जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो अगर आपका कोई ऐसे स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में अगर है रुझान, तो जस्ट कीप इट। ज़बरदस्त। नहीं, आई थिंक लेकिन अभी आप तीनों लोगों ने, डॉक्टर्स ने जो अभी ये बताए हैं इश्यूज़ जिनकी वजह से जो है ये हार्ट डिजीज़ यंग लोगों में आ रही हैं, ये तो हम अपने इर्द गिर्द सब में देख रहे हैं। ये डेस्क जॉब्स भी, स्ट्रेस भी, देन स्लीप की हैबिट्स भी, और देन लाइफस्टाइल के भी जो मसाइल हैं वो तो हम सबके ही इस वक्त एक तरह से हमारी हैबिट्स बन चुकी हैं। तो उसमें फिर एक सवाल आता है कि बिकॉज वी आर ऑल प्रोन टू दिस, और अब हम इस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं और अभी हम इस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे भी कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर जो यंग लोग हैं उनके लिए आप लोगों का क्या, आपका, बल्कि मैं डॉक्टर शहजाद से पूछूंगी कि डॉक्टर शहजाद आपका क्या मैसेज होगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आप फील कर रहे हो तो आपको उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ौरन उनके बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए और एक्शन लेने की तरफ आना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अब ये डिज़ीज़ ओल्ड एज की नहीं रही। ठीक है, ओल्ड एज में पहले कहा जाता था कि बूढ़े हो के ये दिल का मर्ज़ होगा या अटैक होगा या अंजाइना होगा, लेकिन अब ये आप जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये 30 साल की उम्र में, 40 साल 40 की साल की उम्र उम्र में में, ये हो रहा है। इवन कि हमने इवन कुछ, उससे हाँ जी, पहले भी हमने भी कुछ लोगों के बिल्कुल। हमने यानी कि अटैक के साथ आते हैं तो उनको हम ट्रीट करते हैं और एंजियोग्राफी करके उनको स्टेंट वगैरह डालते हैं। अब उसमें क्या है कि एज, यंग एज खुद एक डालमा है। अब यंग लोग समझते हैं कि यार आपको कैसे हो सकता है, अभी तो जवान है, अभी तो जवान है, तुझे कैसे दिल का अर्जा हो सकता है, दिल की दर्द जिसे एंजाइना कहते हैं वो कैसे हो सकती है, या अटैक कैसे हो सकता है। तो बेचारे इसी में मिस कर जाते हैं। वो जो टाइम पीरियड होता है जिसमें उनको ट्रीट करके ठीक किया जा सकता है वो मिस हो जाता है। अब उसमें इनमें आमतौर पे टिपिकल सिम्टम्स भी नहीं होते, और हो भी सही तो इग्नोर हो जाते हैं। अब किसी को चेस्ट पेन हो रही है तो क्या क्या कहा जाता है, ये गैस हो गई गैस है, हो गई है। मैदे का मसला होगा। अब जी, अब कुछ लोगों को क्या होता है जी, थकावट ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाती है। पहले अगर वो 2 घंटे बाद थक जाते थे, अब वो घंटे बाद थकना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक बात है। सांस का फूलना, जो पहले सांस नहीं चढ़ता था, अब कहते हैं कि मुझे दर्द तो नहीं होती छाती में। अब एंजाइना क्या होता है जी, कि छाती में दर्द है और साथ बाजू में आ रही है, या मैक्सिमम जबड़े में कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यंग एज में या खास फीमेल्स में इस तरह के अलामात आएँ। वो ठीक है।
मुख्तलिफ़ किस्म की भी हो सकती हैं, सांस की खराबी की सूरत में, बाजू की दर्द की सूरत में, सिर्फ बाजू की दर्द छाती में नहीं हो रही, सिर्फ छाती में हो रही, बाजू में नहीं हो रही। इसी तरह जो ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो डायलेमा है वही जो मैदे का मसला बना दिया जाता है कि होता है वो दिल का मसला है, और उसको ये कह दिया जाता है कि ये मैदे का मसला है। तो इसको ज़रा ख़ास तौर पे देखना चाहिए। आजकल ये नहीं कहना चाहिए कि ओल्ड एज डिज़ीज़ है, ये किसी भी यंग बंदे को भी अगर पेन हो रही है तो उसको लाजमी एवेलुएट करना चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके टेस्ट होने चाहिए कि उसको खुदा न खास्ता ये दिल का मसला तो नहीं है। नहीं डॉक्टर शहजाद, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसके ऊपर एम्फेसाइज़ किया है कि अब हार्ट डिजीज़ को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये ओल्ड एज का मसला है, बल्कि अगर आपको अर्ली भी कोई इस किस्म के साइंस जैसे डॉक्टर शहजाद ने अभी बताए हैं अगर आप फेस कर रहे हैं तो उस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर शहजाद की ही कॉन्वर्सेशन से डॉक्टर उस्मान मैं आपकी तरफ आऊँगी, और इन्होंने एक बात की कि जैसे जो थकावट है अगर वो आपको फ़ील हो रही है तो, और जो फटीग या थकावट, तो वो कौन सी ऐसी थकावट है जिसको हम जनरल थकावट कह सकते हैं, और कब अगर आपको एक थकावट एक लेवल तक जा रही है तो हमें ये सोचना चाहिए कि मे बी कहीं ये हार्ट हेल्थ का बायस तो नहीं, हार्ट डिज़ीज़ का बायस तो नहीं बन रही। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। देखिए इसमें हमें डिसाइड ये करना है कि देखें हमारा भी जैसे हॉस्पिटल में हम काम करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स 4th फ्लोर पे भी होते हैं, तो हम भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तो थोड़ी बहुत थकावट तो हम लोगों को भी हो जाती है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। लेकिन उस थकावट को हम हार्ट डिज़ीज़ से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक पेशेंट जैसे पहले कोई 1 किलोमीटर चलता था बड़े आराम से, अब वो कहता है जी मैं आधा किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है, और वो सांस भी कुछ ऐसे फूलता है कि वो थोड़ा सा भी और चलता है तो वो बढ़ता जाता है सांस फूलना। यानी आप कहें कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है उससे भी कम एक्टिविटी वो करता है तो उस पर सांस फूलना शुरू हो जाता है, और वो अगर रुकेंगे भी वहाँ पे तो उनका सांस इतनी जल्दी वापस बहाल नहीं होता। तो ये फिर हमें अलार्म करता है कि ये शायद कोई हार्ट डिज़ीज़ इन लोगों में स्टार्ट हो गई है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है उसमें कमी आना शुरू हो गई है। आप बाज़ार जाते थे, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन अब आप ये कहना शुरू हो गए हैं कि मैं अब बाज़ार जाता हूँ तो बड़ी जल्दी थक जाता हूँ, मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है और मुझे रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है थोड़ी देर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसकी बेसिस के ऊपर हमें उनको हार्ट डिज़ीज़ के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे सर ने बात की कि यूजुअली क्योंकि 20s 30s में लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कि अभी तो हमारी एज कोई नहीं है तो आप हमें एक हार्ट डिज़ीज़ के लिए लेबल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डायलेमा है ज़ाहिर है। और फिर सोशल स्टिग्मा भी है कि आप देखें एक पेशेंट को कह रहे हैं कि वो एक हार्ट पेशेंट हो गया और अभी उसकी उम्र 25 साल है, 30 साल है। तो इस डिनाइल को भी एक्सेप्ट करवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये लोग फिर उस स्टेज पे आके ही एक्सेप्ट करते हैं जब उन्हें कोई इमरजेंसी हो जाती है, खुदा न खासा हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, तो वो उस स्टेज पे आके ये लोग मानते हैं। और ये डिले की वजह से कई एट टाइम्स होता है कि ये लोग हार्ट फेलियर का शिकार हो जाते हैं। नहीं, आई थिंक ये बहुत आपने अच्छे जो है ना सीरियसनेस के साथ उसको बयान किया है कि अगर आपके पास जो है वो हार्ट हेल्थ का मसला हो रहा है और आप उसको फ़ील कर पा रहे हैं तो उसको एक टैबू में ना कन्वर्ट कर लें कि अभी आपके लिए ये राइट टाइम नहीं है, बल्कि फ़ौरन जो है वो उसकी इंटरवेंशन की तरफ जाएं, बिकॉज़ वही आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी थीम के ऊपर डॉक्टर आयशा मैं आपकी तरफ आऊँगी, और आपका क्या मैसेज होगा फॉर पीपल इन लाइक देयर अर्ली 30s और 40s, अगर उन्हें हार्ट हेल्थ का मसला जो है वो डिस्कवर होता है तो उन्हें क्या माइंडसेट लेकर चलना चाहिए और कैसे उन्हें अपने इर्द गिर्द के जो सोसाइटी है या अपना काम है उसको नेविगेट करना चाहिए? इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक पेशेंट और उसकी फैमिली का क्या स्टांस है, पेशेंट डिनाइल फेज़ में कितनी देर तक रहता है, उसकी एक्सेप्टेंस कब होती है, वो अपनी डिज़ीज़ को एज अ डिज़ीज़ कब एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज़ फैमिली की काउंसलिंग होती है कि फैमिली भी पेशेंट को बताए कि नहीं ये आपको हार्ट अटैक हो गया, या ये दिल का आर्जा हो गया, या ये दिल की बीमारी हो गई है, या ब्लड प्रेशर या शुगर हो गई है। तो आपने इस बीमारी को बीमारी ना लें, जस्ट टेक इट कि हाँ ये अब मुझे हो गया है, कंडीशन है, एक कंडीशन, आई हैव टू फेस इट। और अब मुझे अपनी अब नॉर्मल सोल्यूशन लाइफ की इसके तरफ, साथ कैसे सोल्यूशन की गुजारनी तरफ जाना है। क्योंकि अगर इसके साथ डिप्रेशन जो आता है
वो एक इजाफी बोझ है, बर्डन है। बिल्कुल। बीमारी तो आई, कार्डियोवैस्कुलर बर्डन तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन जो इमोशनल और फिजिकल Yes. डिस्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा टैबू है, क्योंकि ना पेशेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार है कि ये कैसे हो ये सकता है, कैसे हाउ हो इज इट सकता है? पॉसिबल। बिल्कुल, उनके लिए तो बड़ा शॉकिंग है। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, सुबह क्रिकेट खेलने गया है, ग्राउंड में उसको एकदम से चेस्ट कंजेशन हुई है, गिर गया है, और साथ ही हम यहाँ ले आए हैं। तो आप कैसे कह रही हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, स्टेंट डालने की ज़रूरत है? तो एक्सेप्टेंस एक नहीं है। दूसरा, अगर एक्सेप्ट कर भी लें तो बीमारी को बर्डन ना लें, क्योंकि इससे आपकी मॉर्टेलिटी बढ़ती है, आपका डेथ टूल बढ़ता है। वो आप इसको बीमारी लें, एक्सेप्ट करें, जस्ट ट्रीट इट इन अ नॉर्मल वे, कि आप इसको मैनेज करें जिस तरह बाकी आप अपने घर के अखराजात, एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप सारा मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप इसको अपनी जॉब मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप बीमारी को भी मैनेज करना सीखें। दोनों चीज़ों पे आपकी वर्किंग ज़रूरी है, ना सिर्फ आपकी एज अ फिजिशियन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप काउंसल करें उनको, बल्कि पेशेंट और उसकी फैमिली पे भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेशेंट को डेथ की तरफ कॉर्नर ना करें, क्योंकि पेशेंट को बीमारी तो हो गई है, अब जो एक इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको भी आपने डील करना है। अगर वो 10 दवाइयाँ एक बीमारी या 2 बीमारियों के लिए ले रहा है, हार्ट अटैक के लिए ले रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर कर रहा है, इसके साथ आपने उसको एंजियोलिटिक्स भी देना शुरू कर दी हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी देना शुरू कर दी हैं, तो और कि उसके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, वो इतना डिनाइल फेज में, वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ये दवाइयाँ छोड़ देनी है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ग्रेव हैं। नहीं, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर आयशा। हम अपनी कॉन्वर्सेशन के तीसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, और वो ये है कि जैसे अभी डॉक्टर आयशा ने भी बताया कि जब आपको अर्ली एज में हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं या आपको हार्ट अटैक फेस करना पड़ता है, तो उसके बाद उसको मैनेज करना किस तरह से करना चाहिए, बट देन वो एक दफ़ा आपके लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। और अभी जितने भी लोग ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे उनके जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकें, हम अपने आप को, हम अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर रख सकें, हम हार्ट डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। सो डॉक्टर शहजाद, मैं आपकी तरफ आती हूँ। इसमें जो पहला सवाल बनता है वो ये बनता है कि आप इस तेज़ रफ्तार दौर में, जिसमें हमारे पास काम भी है, लाइफस्टाइल भी है, फैमिली भी है, यंग एडल्ट्स क्या रियलिस्टिकली कर सकते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा हैबिट्स में जो उनकी हार्ट हेल्थ को बेहतर कर सकता है और हार्ट डिजीज़ को से उनको महफूज रख सकता है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम आराम परस्त हो गए हैं, हमें अपनी आराम परस्ती थोड़ी कम करनी पड़ेगी। चलो बंद ना करें, कम ज़रूर कर लें। अब उसमें क्या कर सकते हैं, क्या है उसमें? एक तो आपकी डेली की वॉक है, ब्रिस्क वॉक। दौड़ें ना बेशक आप, लेकिन आप ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। डेली की 30 मिनट्स की वॉक बड़ी ज़रूरी है। अगर एक दफ़ा में नहीं कर सकते उसको स्प्लिट कर लें, 15 मिनट की सुबह कर लें, 15 मिनट की शाम कर लें। हमारे यहाँ एक और डायलेमा भी, हमारे 4 मौसम होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसमें गर्मियाँ तो बहुत गर्मी है, डॉक्टर साहब नहीं चल सकता, सर्दी है तो बहुत सर्दी है, नहीं चल सकता, फिर हबस का मौसम है, फिर तो जी हाँ, तो वो में है, तो हाँ, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है किसी भी टाइम पे। अब ये नहीं है कि आपने सुबह की मॉर्निंग वॉक करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इवनिंग कर लें, जब भी अब सर्दी है तो दोपहर को कर लें, मतलब जब आपको सर्दी कम है अब उस वक्त कर लें। किसी भी टाइम आपने टोटल मिला के जो है ना 30 मिनट्स के वॉक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि हम लोग जो है ना इस तरह हम लेट उठने के आदी हो चुके हैं कि रात को लेट सोना और लेट उठना, ये बहुत बड़ा मसला है। आपने सुबह का थोड़ा सा लेट उठना भी है तो अपना नाश्ता मिस ना करें। नाश्ता जब मिस किया जाता है तो बाकी जो दूसरा खाना वो बिंज में खा लिया जाता है, ज़्यादा खा लिया जाता है, तो वो जब ज़्यादा खाया जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा असर करता है। तीसरी बात जो हम कर सकते हैं कि वो हम अपनी हाइड्रेशन को बहुत बेहतर रख सकते हैं, ठीक है ना। अपनी और हाइड्रेशन किससे बेहतर रखनी है? पानी से, ना कि ड्रिंक्स, यानी जिस तरह कोलाज हैं और फिज़ी ड्रिंक्स जितने भी हैं इनको अपने अवॉइड करना है। अपना पानी मुनासिब मिकदार में, जितना आपके वेट के हिसाब से ज़रूरी है वो पिएँ, और अपनी नींद को मुनासिब रखें। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको अपने लाइफस्टाइल में अपने, यानी कि बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर, आप इन्वेस्टमेंट के बगैर इसको आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। डॉक्टर उस्मान, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे स्मॉल स्टेप्स हैं जिन्हें अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें
तो वो वाकई एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हमें दिल की बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल। हमें छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे जो कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस अगर लोगों को दे दें तो वो खुद कर सकते हैं, ना इस पे कोई खर्चा है ना कुछ है, तो लेकिन ये कि हम इसको अगर करें तो ये ना सिर्फ हार्ट डिसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बल्कि आपके लिए हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़, सब पेशेंट्स के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं हम? मसलन पहली जो छोटी चीज़ हम कर सकते हैं कि सॉल्ट इंटेक कम करते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस ये बताती हैं कि 1.5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट पर डे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वो सॉल्ट इंटेक हम किस तरह कम कर सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे घर में खाना बनता है उसमें सॉल्ट कम होना चाहिए। फ्रूट्स के ऊपर लोगों को बड़ी हैबिट होती है कि जी नमक लगा के खाना है फ्रूट, तो वो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। तो सॉल्ट इंटेक पहली बात एक छोटा सा स्टेप है जो कि हर बंदा कर सकता है कि सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस कर दें। प्लस जो हमारे अंदर अब हैबिट आ चुकी है जी डीप फ्राइड फूड खाने की बहुत हैबिट आ गई, यहाँ से डिलीवरी करा लें, आज वहाँ से डिलीवरी करा लें, तो ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है हमको। हमें इसको कन्वर्ट करना है हेल्दी फ्रूट्स पे, नट्स पे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा खाना भी है तो ग्रिल्ड चीज़ें खाएं, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेड मीट को कम कर दें। हमारे यहाँ समझा ये जाता है कि जी मुर्गी का गोश्त तो अच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी गोश्त में ताकत है वो शायद बीफ है या मटन है, लेकिन क्योंकि ये रेड मीट्स हैं और इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहता बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन वो लोग जो ख़ास तौर पे डेली खाने की हैबिट रखते थे या अल्टरनेट डे पे, इस तरह इतनी ज़्यादा रूटीन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। प्लस स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट 7 आवर्स पर डे साउंड स्लीप जो है अगर आप लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपकी हार्मोनल जो एडजस्टमेंट है बॉडी की वो बेहतर रहेगी और आपको ये ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज़ हैं कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपनी बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसके बेसिस के ऊपर हार्ट डिजीज़ का जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं, और ये बहुत वैल्यूएबल बात है कि जब आप इसको कार्डियोलॉजिस्ट, अब ये जो डॉक्टर शहजाद ने भी या डॉक्टर उस्मान ने भी जो चेंजेस बताए हैं, ये बहुत सिंपल चेंजेस हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसको कार्डियोलॉजिस्ट से सुनते हैं जो डे इन डे आउट हार्ट पेशेंट्स देख रहे होते हैं, और जब वो ये एडवाइस करते हैं कि देखो ये अगर आपने ये पहले चेंजेस कर लिए होते तो आपको डिज़ीज़ की तरफ ना आना पड़ता, आप उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी गाइडेंस थी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। डॉक्टर आयशा, आपकी तरफ आते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जब इस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो एक सवाल वहाँ पर ये भी आता है कि अगर मैं अब जानना चाहती हूँ कि मेरी अभी हार्ट हेल्थ कैसी है, मुझे अपनी स्क्रीनिंग अगर करानी चाहिए या मुझे कब कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, इवन इन माई 30s इन माई 40s, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी अब हार्ट हेल्थ कैसी है या क्या एम आई ऑन सम रिस्क, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए? वैसे तो दुआ करनी चाहिए कि ना ही आना ना पड़े पड़े। लेकिन आजकल के सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें कि आपकी जेनेटिक्स क्या कहती हैं, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी फैमिलीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ेस रन करती हैं, फिर आप आपको कितना एक्टिव रखते हैं, आपका ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, स्लीप कैसी है, आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल कितना को है, और आप कितना को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में या एक्टिविटीज़ में, ठीक है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में। अगर आपकी ये सारी टुवर्ड्स बैड इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यानी कि आपका वेटेज इसमें कि एक तरफ हम कह लें कि हेल्दी लाइफस्टाइल्स और गुड ईटिंग हैबिट्स हैं और जेनेटिक्स में भी आपकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, फिर तो आप बेशक आफ्टर 30 इयर्स कराएं, ठीक है। लेकिन अगर आप में से इनमें से फैक्टर्स हैं या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि खाने पीने की ईटिंग हैबिट्स हैं, एक्टिविटी लेवल नील है, वर्किंग राइट फ्रॉम चेयर है और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल इनएक्टिविटी है, और बाज़ फैमिलीज़ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडीमिया बहुत पीक पे होते हैं, तो उस सिलसिले में मैं कहूँगी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इवन इन योर अर्ली 20s भी स्क्रीनिंग करवाएं। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में एक जेनेटिकली एक बीमारी चल रही है, इट इज़ मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस यू, ठीक है, ये आप में आएगी।
हाँ, आप कितना को एफर्ट पुट इन कर रहे हैं उस बीमारी से महफूज रखने का अपने आप को, आप कितना को अपने आप को दूर कर सकते हैं रिस्क से। अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम, लेकिन आप उसमें 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड्स कितना निकाल सकते हैं। आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पहले बेसलाइन शुगर लेवल्स करवाए और उनके HbA1c भी हाई आए या फास्टिंग लेवल्स हाई आए, जस्ट बाय वॉक एंड रिस्ट्रेनिंग देमसेल्स फ्रॉम डाइट, कि हमने ये डीप फ्राइड नहीं लेनी, स्वीटनर्स नहीं इस्तेमाल करने, या वैसे ही कार्ब्स कम कर देनी है, तो दे हैड मेंटेन्ड देयर बेसलाइन शुगर लेवल्स और अपने आप को उन्होंने प्रिवेंट कर लिया जस्ट फ्रॉम गोइंग टू द पिल्स। पिल्स किसी को नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद, हाँ। लेकिन ये है कि आप अपने आप को ये देखें कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अपेरेंटली जो थिन लीन लगता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो और उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस ना हो या उसकी नालियों में चिकनाई ना जमी हो। तो आप ये देखें कि आपका लाइफस्टाइल, आपके जेनेटिक्स क्या कहते हैं और आप अपने आप को कितना को फिट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड इन करती हैं कि आप रिस्क से बच सकते हैं। इसीलिए हमने बहुत से मेडिकल में कैलकुलेटेड रिस्क स्कोर्स निकालते हैं। साइंटिफिकली हम कहते हैं कि एज इतनी है, इसको बीमारी है नहीं है, डायबिटीज़ है या गुर्दों की बीमारी है कि नहीं है, प्लस फैमिली में क्या क्या है, या कोई इंसिडेंस पहले कोई इवेंट हार्ट अटैक का हुआ। तो हम इसकी बेसिस पे बहुत से, जैसे लिपिड प्रोफाइल के लिए ASCVD स्कोर होता है, वो हम निकालते हैं। इसी तरह हर बीमारी के लिए ना डिफरेंट है। कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ के लिए कि आप में कितनी को प्रोबेबिलिटी है, आप लो रिस्क में फॉल करते हैं, इंटरमीडिएट रिस्क में फॉल करते हैं या हाई रिस्क में, उसके मुताबिक हम कहते हैं कि अब आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि नहीं। अगर आपका ये है तो आपको कम चांसेस होंगे, लेस लाइक्लीहुड है कि दिल की बीमारी होगी, लेकिन आपके 50-50% चांसेस हैं अगर आपके ये फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। या बहुत हाई रिस्क है कि जी आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप में मस्ट कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ होगी। तो वो हम एक रिस्क स्कोरिंग भी करते हैं, प्लस लाइफस्टाइल्स भी बताते हैं कि आप ये जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है या आपकी इनएक्टिविटी है, तो आपके ये सारे फैक्टर्स आपको डिटर्मिन करते हैं व्हेन डू यू नीड स्क्रीनिंग इन योर अर्ली 20s, 30s और इवन आफ्टर 30। ज़बरदस्त। आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो आप सब लोग अभी सुन रहे थे ये कॉन्वर्सेशन कि अब बात होगी दिल की, और इसमें हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात की है और इसके ऊपर जब अभी मैं इवन आप लोगों से भी सुन रही थी, तो जो अवेयरनेस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि अब हार्ट डिजीज़ 30s या 40s में भी होने लग गई हैं, ये अब ओल्ड एज का मसला नहीं रह गया। और अब जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं टू दिस कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को इंश्योर कर सकें और अपने आप को दिल की बीमारियों से महफूज रख सकें। समटाइम्स सिर्फ एक स्मॉल चेकअप, लाइफस्टाइल के ये चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन योर लाइफ। और अभी हमारे काबिल कार्डियोलॉजिस्ट ने जो हमें गाइडेंस भी दी है, या जो भी हमने कॉन्वर्सेशन भी की है, हम में से हर एक अपने घर बैठ के भी अब अपनी एक असेसमेंट कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल की, अपनी हैबिट्स की असेसमेंट कर सकता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमें ज़रूर इस पर स्टेप लेना चाहिए। बिकॉज देन जिस तरह से फिर भी यहाँ पे बात हो रही थी कि हार्ट डिजीज़ आपकी लाइफ को ना सिर्फ इम्पैक्ट करती हैं बल्कि उसमें बहुत ग्रेव सिचुएशंस की तरफ भी जा सकता है। तो इस कॉन्वर्सेशन का यही मकसद था कि आपको अवेयर किया जा सके और हम बेहतर लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। सो थैंक यू डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर आयशा फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।